परसेप्शन कंट्रोल, ट्रूथ सप्रेशन एंड इमोशनल नैरेटिव। ये तीनों चीज़ें हमें तीन जगह काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आती है। एक है ईरान वर्सेस जो इसराइल का कन्फ्लिक्ट है, वहाँ देखने को मिलता है। दूसरा हमें यहाँ पे पहलगाम का हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था एंड पाकिस्तान जिस तरीके से विक्ट्री परेड कर रहा था वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। एंड तीसरा यहाँ पे जो हमारे देश के अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, पर्टिकुलरली हिस्ट्री को डिस्टॉर्शन को लेकर है, जहाँ पे बताया जाता है कि अकबर इज़ ग्रेट बट महाराणा प्रताप इज़ नॉट ग्रेट। हल्दी घाटी का युद्ध है वो अकबर ने जीता है। इन सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर शुभम एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। एंड ये हमारे नया चैनल है जहाँ पे हम पर्टिकुलरली इस टाइप की जो इशूज़ हैं इन पे बात करेंगे। एंड आज का टॉपिक यहाँ पे गैस लाइटिंग को लेके है। पर्टिकुलरली गैस लाइटिंग के बारे में आपको बताऊँ तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्ट्रेटेजी टाइप की है, जहाँ पे हम किस तरीके से नैरेटिव कंट्रोल करते हैं ताकि जो सच्चाई है वो भी लोगों को झूठ लगने लग जाती है एंड उनकी जो खुद की जो एग्जिस्टेंस है, जो ट्रुथ है, उस पर लोग सवाल उठाते हैं। एंड ये एक ब्रिटिश का जो प्ले हुआ था वहाँ पे इसको बताया गया था कि हस्बैंड ने एक तरीके से इस तरीके से चीज़ों को, फैक्ट को डिस्टॉर्ट किया था एंड रियलिटी को इस तरीके से प्रेजेंट किया था कि उसकी वाइफ को लगे कि मैं लिटरली पागल हूँ। एंड उसका वहाँ पे जो भी मतलब कोर्ट एंड जो एक लीगल तरीके से उसका यूज़ किया था एंड वहाँ से ये टर्म हाईलाइट हुआ था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1938 के बाद ही शुरुआत हुआ है। इसकी जो शुरुआत हो रही है आज से 1000 साल पहले से होती आ रही है। इसको हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईरान एंड इजराइल के बारे में। एंड मैं किसी भी साइड का पक्ष नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इसको न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से आपको दोनों पक्षों का क्या नरेशन होता है उसको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल का क्या नरेशन होता है। सो पर्टिकुलरली इसराइल उन देशों के अंदर आता है जहाँ पे वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि मैं मिडिल ईस्ट का अकेला देश हूँ जहाँ पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, उनका ये मानना है। एंड कुछ भी अगर वहाँ पे इवेंट होते हैं, गाज़ा का जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उस चीज़ में वो हमेशा एक टीवी नरेशन कैसे करेंगे कि इसराइल रिटेलिएट्स, सेल्फ डिफेंस किया है हमने, और टेरर को है जो टारगेट करके न्यूट्रलाइज किया गया है, कि इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जो कि गाज़ा में जो लोग रह रहे हैं। एंड पर्टिकुलरली मतलब अगर कोई नरेशन कंट्रोल के बारे में बात करेगा तो बाकी देशों का तो मुझे पता नहीं। ईरान एंड इसराइल के मामले में इसराइल ऐसा देश है जो कि एक मूवी डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को भी टक्कर दे सकता है। एंड इसके बाद बात करें कोलेटरल डैमेजेस जिस तरीके से होते हैं उनको हमेशा कम तरीके से हाँका जाता है, हमेशा कम तरीके से बताया जाता है। एंड दूसरे का जो होता है डैमेज उसको हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। ये भी एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है। एंड अपने जो जनता है, आवाम है, उसको एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव किया जाता है ताकि उनको लगे कि हमारी जो सरकार है हमारे फेवर में काम कर रही है। एक और नया एजेंडा यहाँ पे इसराइल की तरह काफ़ी ज़्यादा चला जाता है कि हम अकेले यहूदी देश हैं जिनको मुस्लिम जो कंट्रीज़ उन्हें कवर कर रखा है एंड हमें हमारे देश की रक्षा करनी ज़रूरी है। एक वो जो एजेंडा चला के परसेप्शन जो होता है उसको रन करके एक वैलिड कंसर्न बता के उस चीज़ को वहाँ पे शो करने की कोशिश की जाती है। एंड इस तरीके से क्या होता है, लोगों के बीच में यहाँ पे इनके लिए सिंपैथी डेवलप होती है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी करते हैं जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो ये एक नरेशन होता है, उसको कई बार खुद के फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एंड ये तो मैंने बताया थोड़ा बहुत इसराइल कन्फ्लिक्ट के बारे में, इसराइल का क्या परसेप्शन है जो कि दुनिया को एक तरीके से मोस्ट स्केरी देशों में से आता है जो कि इस तरीके से टेक्टिक यूज़ करता है। अब बात करते हैं ईरान का क्या यहाँ पे आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। ईरान अपने आप को क्या प्रूव करना चाहता है। अभी आपको सुनने को मिला कि ईरान के अंदर विक्ट्री परेड निकाली गई है क्योंकि उन्होंने अमेरिका का एक एयरबेस उड़ा दिया है जो कि किसी और देश के अंदर यहाँ पे इराक के अंदर था। तो लिटरली आपने ये एयरबेस उड़ाया, सच्चाई किसी को नहीं पता है कि वहाँ पे लिटरली लोग थे कि कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका कम बताएगा एंड ये ज़्यादा बताएंगे। और उस सेलिब्रेशन को इतना किया गया कि हमने तो पता नहीं अगले को झुका ही दिया है, इसराइल को मतलब को ख़त्म कर दिया है। इस तरीके से विक्ट्री परेड निकाली गई। तो एक तरीके से क्या है, जो लोगों के बीच में जो भरोसा खो गया था उसको उन्होंने एक छोटा सा अटैक करके बता दिया कि हमने अमेरिका से पंगा ले लिया, हमने अमेरिका को हरा दिया है एंड वेस्ट बुरा है, हमारा दुश्मन है। ये तरीके नरेशन होते हैं। एंड बोला जाता है कि औरत का जो फ्रीडम होता है, पर्टिकुलर जो बुर्का एंड ये जो मैटर होते हैं, ये सारे लोग बोलते हैं कि एक तरीके से ये वेस्टर्न का जो ट्रैप है जो हमारे देश में फैलाना चाहते हैं। इस तरीके ये सब आइडियोलॉजी रन की जाती है। एंड पर्टिकुलरली मनसा अमीनी का जो केस था वहाँ पे बताया जाता है कि गवर्नमेंट जो है उनके अंदर यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस है, जियोनिस्ट हैं, उनको बता के जस्टिफाई किया जाता है। एंड बोल जाता है कि तुम एंटी इस्लामिक तुम्हारे ये सोच है, इसलिए तुम ये सब ईरान के जो गवर्नमेंट है एंड जो भी ये नियम कायदे उनका विरोध कर रहे हो। ये सारे ईरान की आइडियोलॉजी होती है। एंड पर्टिकुलरली ग्लोबल स्टेज में क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन का सपोर्ट लेने के लिए
आप इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी ठीक करने के लिए एंड सभी दुनिया का आपको क्रिटिसाइज ना करें, ये सब नैरेटिव डिप्लोमेसी डोमिनेंस शो करना दोनों देश काफ़ी जम के कर रहे हैं। एंड पर्टिकुलरली जो ईरान है वो एक तरीके शो करता है कि हम एक तरीके से इस्लामिक रेजिस्टेंट है। एंड इसराइल क्या सोच कर रहा है, वो ये कर रहा है कि वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन द मिडिल ईस्ट। एंड बाकी जो दुनिया होता है फिर वो अपने बाइस लेंस देखती है। क्रिश्चियंस होंगे वो उसको अलग तरीके से नैरेटिव देखेंगे, यहूदी होंगे उसको नैरेटिव को अपने हिसाब से बाइस्ड होकर सोचेंगे, मुस्लिम्स होंगे अलग तरीके से सोचेंगे, एंड हम हिंदू हैं वो अलग तरीके से सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है एंड मैं इसको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल होकर बात करना चाहता हूँ। सेकेंड, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की विक्ट्री सेलिब्रेशन को लेके एंड पर्टिकुलरली किस तरीके से पाकिस्तान एक नैरेटिव चलाता है। मैं जब ये सीज़ फायर हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान में जो 3-4 दिन कन्फ्लिक्ट चला था, उसके बाद मैं बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू देख रहा था थ्रू मतलब VPN वगैरह यूज़ करके। मैंने वहाँ के जो चैनल्स हैं वो देखते हैं कि मैं देखना चाहता कि क्या नरेशन वहाँ चला जाता है, क्योंकि हमारे न्यूज़ चैनल में एक तरीके से सर्कस बना चल रहा था। उन्होंने तो इस्लामाबाद एंड बालाकोट काफ़ी कुछ मिल चीज़ें उन्होंने तो कब्जा ही कर लिया था, इसलिए मुझे लगा कि यार देखते हैं नरेशन वहाँ क्या चल रहा है। तब मुझे ये चीज़ नोटिस में आई, बिलावल भुट्टो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी जीत है, हम अमन के सपोर्ट में हमेशा रहते आए हैं, हमारा टेररिज्म जो है ये लोग फैलाते हैं इंडिया वाले। एंड वहाँ के आवाम को बताया जा रहा है कि आपके जो राफेल है वो काम नहीं करे रशिया के, तो हम क्या करें। हमारे यहाँ पे जो भी हम चाइना से लेके आए थे, टर्की से लेके आए थे, उनके तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, उन्होंने इंडिया का काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। एंड जो एक्चुअल में रियलिटी क्या थी, उन्होंने पहलगाम हमला करवाया थ्रू TRF जो भी रेजिस्टेंट फोर्स बता के इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया। वहाँ के लोग इस तरह से करते हैं कि हिंदुस्तान तेरे 100 टुकड़े होंगे, इस तरह के नरेशन बन किया जाता है। एंड उसके बाद देखने को मिलता है कि पहलगाम हमले का जो बदला हिंदुस्तान ने उन्होंने लिया ऑपरेशन सिंदूर करके, उसके खिलाफ ये लोग रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं, ड्रोन पे ड्रोन हमले कर रहे हैं, मिसाइल अटैक कर रहे हैं, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है सबको यहाँ पे क्रैकडाउन कर दिया। बट इन लोगों ने नरेशन क्या रन किया, इस तरीके से हमारे यहाँ होता है ना आसपास में लड़ाई में होता है कि किसी को हमने अटैक किया, वो हमारे घर के अंदर हमको हमला करना आ गया, हमने घर के अंदर सिक्योरिटी लगा रखी है, वो बाहर से चिल्ला के चला जा रहा है, बाहर से थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ थोड़ा बहुत चल जाता है, उनको लगता है कि हमारी विक्ट्री हो गई, क्योंकि हमने अगला डिफेंसिव खेल रहा था, हमने अटैक ही खेला है। एंड अटैक खेलना मतलब हमने यहाँ पे जीत ली है। सिमिलरली ईरान एंड इजराइल में देखने को मिला था, सीज़ फायर हो गया था, इसका मतलब ये कि निर्णय नहीं हुआ है, बट सेलिब्रेट किस तरह से किया जा रहा है कि हमने इसको जीत लिया है। एंड ये सभी को पता है। एंड इस चीज़ का यहाँ पे इंडिया एंड मोदी जी ने एंड जो AME है उसने प्रॉपर्ली बता दिया था कि हमने क्लियर कट है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को भी बताया है कि इसका जो युद्ध जो सीज़ फायर किया है ये हमारी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। DGMO को कॉल आया था पाकिस्तान के इंडिया के DGMO को, एंड सीज़ फायर के लिए बोला गया था। इसमें ना तो अमेरिका का कोई यहाँ पे सपोर्ट है, अमेरिका इसके बीच में मध्यस्थता करता आ रहा है, ये सारी चीज़ें बात सुनने को मिली थी। उसके बाद क्या रन किया जा रहा है, वहाँ पे विक्ट्री परेड सेलिब्रेट किया जा रहा है, शाहिद अफरीदी विक्ट्री परेड करवा रहे हैं वहाँ पे कि हमने बहुत बड़ी फतेह कर ली है। इससे क्या होता है कि आवाम का थोड़ा बहुत यहाँ फ़ायदा होता है, आवाम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, प्राइड मतलब नेशनल प्राइड को है कि इमोशनली बिल्डअप किया जाता है, ताकि उनके जो लोकल जो मुद्दे होते हैं उनको वहाँ पे भटक जाए। पर्टिकुलरली उसका सबूत आपको उनका GDP देखने को मिलता है कि ग्रोथ कहाँ जा रही है। वहाँ की जनता उनसे पूछ रही है। भाई एक वीडियो मैंने पर्टिकुलर दूसरे चैनल पर डाला हुआ है जहाँ पर मैंने बताया था कि पानी को लेकर क्या क्या समस्या होती है। एंड वहाँ का मीम टेम्पलेट है माँ और बच्चे वाला, एक जो स्लम एरिया का, उसको मैंने डिटेल बताया। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, बाकी आप जाके देख लेना, मैं लिंक दे दूँगा उस वीडियो का। तो एक तरह से साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज़ की जाती है जिसे बोलते हैं गैस लाइटिंग, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान की जो मैच होता है, कभी 10 सालों के अंदर कभी एक मैच इंडिया को हरा दिया होगा पाकिस्तान ने, उसको एक नेशनल प्राइड की तरह रखा जाता है, सभी चीज़ों से ऊपर रख दिया जाता है। एंड ये चीज़ें इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है पाकिस्तान के अंदर। मतलब ये बहुत बड़ी देखा जाता है कि एक प्ले बुक के अंदर आपको पुलवामा बालाकोट वाला जो एपिसोड हुआ है वो बहुत बड़े इस तरीके से बताया गया कि इंडिया ने कुछ भी नहीं किया, हमने जो किया वो सब कुछ सही है। पाकिस्तान ने अभी विंग कमांडर अभिनंदन है उनको पकड़ा था, उस समय क्या उसको क्या प्रेजेंट किया गया कि हमने बहुत बड़ी विक्ट्री कर ली है, एंड उसके बाद उनको छोड़ना ही पड़ा। बट उसको किस तरीके से बता रहे हैं कि यार ये तो हमने इंडिया को हमने ह्यूमिलिटी डिफेक्ट दी है एंड हम उन पर एहसान कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि इंटरनेशनल प्रेशर कितना बढ़ रहा है एंड इंडिया का डिप्लोमेटिक प्रेशर कितना बढ़ने वाला है, एंड वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी फतह कर ली है। एंड कश्मीर का जो नैरेटिव होता है ये होता है कि मतलब 5 अगस्त को वहाँ पे पाकिस्तान क्या कहते हैं कश्मीर सॉलिडरिटी एक डे में सेलिब्रेट करती है, एंड अपने लोगों को बताता है कि इंडिया धीरे धीरे हार रहा है कश्मीर और हम कश्मीर को आज़ाद कर रहे हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट में आ रहा है। इस तरीके से नरेशन रन की जाता है। एंड इमोशनल वेपन बहुत बार देखने को मिलता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बीच में।
इसमें क्या होता है कि जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ दिखा नहीं सकते, एंड वहाँ के लोग हैं उनको लगता है कि यार हम सही है, हमारा देश सही है। आपको इंटरनेट में बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, वो वहाँ के बच्चों की क्या सोच हो रही है, इंडिया के बच्चे क्या बात कर रहे हैं, आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ये सारा फ़र्क आपको इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है उसमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे स्पेस मिशंस हैं एंड काफ़ी कुछ है, जहाँ पे हर आपको एक लेवल पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप कंपेरिजन कर सकते हो कि कौन सा देश गलत कर रहा है, किसकी पावर किसके गलत हाथों में है, ये सारी चीज़ें होती है। इस तरह यहाँ पे जो जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हमारे देश के अंदर जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है एंड पर्टिकुलर हिस्टोरी को लेकर काफ़ी कुछ चलता है। एंड अभी स्टेटमेंट भी लोगों के कुछ ना कुछ आते हैं जो कि देश के जो हीरोज़ हैं, नेशनल हीरोज़, उनको गद्दार बताया जाता है। एंड होता क्या है कि हम इन सब चीज़ों को एक तरीके से लॉजिक लगा के एंड अभी के जो करंट के जो लॉजिक्स है उनके हिसाब से सोचते हैं, अजम्पशन के हिसाब से सोचते हैं, पॉलिटिकल हमारा फ़ायदा क्या होता है उस हिसाब से एजेंडा रन करते हैं। मतलब एक बात लोग किसी ने कही है, राजवीर सर, उन्होंने एक बात बोली है कि लोगों को तो गुंडा भी अपनी कास्ट का ही चाहिए पड़ता है, भगवान तो छोड़ो, भगवान भी तो बहुत बड़ी बात हो गई, गुंडा ही अपनी कास्ट का चाहिए होता है। तो ये चीज़ होती है कि अपने वालों को हमेशा प्रमोट किया जाता है, दूसरों को हमेशा मतलब कम बताया जाता है। एंड ये चीज़ें इंडिया की जो हिस्ट्री उसमें बताया गया है। पर्टिकुलरली काफ़ी टाइम तक ये रहा है कि इंडिया की जो गवर्नेंस रही है वो मुगल जो ग्लोरी उसको काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई करके बताती है। अभी सुधीर चौधरी सर का जो मैं शो देख रहा था वहाँ पे बताया गया था कि आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी जो किताब है वहाँ पे पर्टिकुलर मुगल एम्पायर के बारे में पूरी किताब भर के लिखी हुई है। बट महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, बाजीराव पेशवा, रानी दुर्गावती एंड लक्ष्मीबाई, अन्य बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में बहुत लिटरली आधा पेज भी लिखा नहीं होगा या 2 लाइन ही लिखी होगी। तो ऑब्वियसली बात समझ आता है कि आप पर्टिकुलरली बायस्ड होकर किसी चीज़ को हिस्ट्री को प्रेजेंट कर रहे हो कि इंडिया की हिस्ट्री किसी एंगल से है नहीं। आपको वहाँ पे बच्चे, परदादा, दादा परदादा सबका नाम बताया जाता है, बट यहाँ पे अगलों के जो इंडिया के जो नेशनल हीरोज हैं उनको 1 या 2 लाइन में आप कंप्लीट करते हो। तो पर्टिकुलरली वहाँ पे एक एजेंडा रन किया जाता है कि पाकिस्तान जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने हाथी घाटी की धारा था, एंड उसको इस तरीके से नरेशन को रन किया गया है कि पिछले 500 सालों के अंदर लोगों को सच्चाई लगने लगी। एंड अगर उसको यहाँ पे लिटरली अगर वहाँ पे तथ्य को यहाँ पे चेक किया जाए तो पता चलेगा कि युद्ध के बाद में जो वहाँ पे मोहरें चलाई जाती है वो महाराणा प्रताप के एंड उदय सिंह जी के नाम पे चलाई गई थी। वहाँ पे ज़मीन जो थी वो वहाँ के लोगों को महाराणा प्रताप ने दान दी थी, वहाँ के जो आसपास के गाँव के लोग थे। एंड इसके अलावा वहाँ पे जो गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू लोगों को वापस अपने जो कुछ जो एरिया लॉस्ट हो गया तो कवर भी कर लिया था। पर एजेंडा किस तरीके से सेट किया जाता है कि महाराणा प्रताप ने कावर्डली युद्ध का मैदान छोड़ दिया था एंड बताया जाता है कि हमने पूरे मेवाड़ में कब्जा कर लिया था एंड अकबर ग्रेट है एंड महाराणा प्रताप को ग्रेट नहीं बोला जाता। बट ग्रेटनेस क्या लिटरली ऐसा होता है कि आपने अकबर को किस एंगल से आप ग्रेट बोलते हो? क्या उन्होंने लोग जो इंडिया के अंदर जो रीजनल जो कन्फ्लिक्ट थे उनको सेटल किया है? हम मुझसे पूछिए, पर्टिकुलरली मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान में, मुझे पता है कि मेवाड़ के अंदर एंड मेड़ता सिटी आपने कभी नाम सुना होगा, एंड वहाँ पे कत्लेआम मचाया था। जिस तरीके से उदय सिंह जी का युद्ध के बाद में कितने लोगों का कत्लेआम किया था, चाहे औरतें हों चाहे बच्चे हों, एंड उसके बाद आप ग्रेटनेस का कैसे दे सकते हो? एंड इंडिया के जो नेशनल हीरो हैं उनको आप सप्रेस करते हो ताकि जो एक आदमी जो एक सभी के खिलाफ एक रन करके मतलब अकेला खड़ा हुआ है उसको आप इस तरह से शो करते हो कि यार लास्ट में युद्ध बंदा हार गया था। ये एक प्रेजेंटेशन होता है। शिवाजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन किया जाता है एंड ये चीज़ें सिर्फ ऐसे नहीं कि हिंदू मुस्लिम के खिलाफ देखने को मिलती है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे मराठा वर्सेस राजपूत की देखने को मिलती है, मराठा वर्सेस सिख देखने को मिलती है। वहाँ पर नरेशन इसलिए किया जाता है कि एक किसी को बड़ा बताने के लिए मूवीज़ के अंदर बाकी को छोटा बता दिया जाता है। वहाँ पर उनको मतलब नहीं होता है कि एक्चुअल में हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है। वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे किसी एक राजा को बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्रैंडियर लेवल पे बताएंगे एंड बाकियों को बताएंगे कि यार बाकी ने कुछ नहीं किया है। अब वो जो होती है मूवीज़, आजकल जो हिस्ट्री कोई पढ़ता नहीं है तो उनको मूवीज़ के थ्रू ये चीज़ें लोगों को नॉलेज मिलती है एंड उसको एक एजेंडा बना दिया जाता है। बट जो पृथ्वीराज चौहान की जो स्टोरी है वहाँ पे ये बताया जाता है कि ये 2 बार हराया युद्ध में, उसने माफ़ करे गलती करी, इसलिए पाकिस्तान और जो मतलब हिंदुस्तान है वहाँ पे कब्जा हो गया था मुगल एम्पायर का। बट ये कोई नहीं बता रहा कि उसने रात में हमला किया था, जबकि युद्ध संध्या काल के बाद युद्ध नहीं किया जाता है। एंड जो मॉरल वैल्यूज़ है हमारे वाले लोगों की काफ़ी हाई थी एंड ये सारी चीज़ें कोई नहीं बाद में बताने वाला आपको। राणा संग्राम सिंह है, उनके बारे में बताया जाता है कि राणा सांगा जी ने युद्ध के अंदर कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एक अलायंस बनाने की कोशिश की थी। बट ये कोई नहीं बता रहा कि इनके साथ में कम से कम कितनी सारी रियासतें थी जिन्होंने सपोर्ट किया था एंड पर्टिकुलरली कि
इब्राहिम लोदी के खिलाफ यहाँ पे इस्माइल खान थे, वो भी उन्होंने भी सपोर्ट किया था। यहाँ पे हिंदू एंड मुस्लिम का कोई रीज़न ही नहीं था, वो एक पर्टिकुलर जो स्थिति अलग थी जहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस की गई थी। एंड वहाँ पर जो एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती थी, वहाँ पे मुगल वर्सेस मुस्लिम ऐसा कुछ यहाँ पे नरेशन था ही नहीं। पर्टिकुलरली जो 4 बड़े बड़े जो मालवा आते थे एंड ये आते थे, इसके अलावा कन्नौज वाले थे, ये सभी अलग अलग 4 ये बड़ी बड़ी रियासतें थी। एंड इनके बीच में जो दिल्ली को कब्जा लेके बात होती थी, बट वहाँ पे नरेशन को अगर आप आज के लॉजिक लगा के देखोगे तो काफ़ी कुछ चीज़ अलग देखने को मिलेगी। लॉजिक लोग क्या लगाते हैं, अगर आज मैं एक बड़ा लेवल पे अगर नेशनल पर्सनैलिटी बन जाता हूँ या पॉलिटिशियन बन जाता हूँ, आज मैंने अपना कोई तथ्य रखा, तो लोग क्या करेंगे, फिर उसको प्रूफ करने में लग जाएंगे। बड़े बड़े राइटर भी आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे कि इसमें ये लॉजिक हो सकता है, इसलिए उन्होंने बात कही होगी। उनकी बात को प्रूफ करने के लिए किसी ने अपना जीवन के अंदर बहुत सारे मतलब त्याग किए हैं, अपने रक्त का बलिदान किया, अपने खून का बलिदान किया, अपने देश का बलिदान किया, अपने बच्चों परिवार सभी का बलिदान दिया है। एंड उनको आप लॉजिक लगा के लॉजिक्स ढूंढ के अपना नरेशन रन करने के लिए, अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए उसको यूज़ करते हो। एंड सबसे बड़ी एक इंसल्ट होती है किसी के लिए जो अपने देश के लिए मरता है। सो ये एक तरीके से क्या है, ये भी गैस लाइटिंग है। इतिहास के जो इतिहासकार हैं, अलाउद्दीन खिलजी का वो केस सुनने को मिल रहा है। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी का वो पता है कि ये सारे ग्रंथ वगैरह एंड जो भी हिस्ट्री लिखी गई थी उसको डिप्लीट किया गया, उसको बर्न कर दिया गया, ताकि लोग आने वाले टाइम पर ना जाने कि हिंदुस्तान एंड जो पर्टिकुलर जो हमारा सनातन धर्म है वो कितना ग्रेट है। ये सारी वीडियो को मैंने इसके सनातन धर्म के बारे में, हिंदुज़म के बारे में एंड यूनिवर्स का बना जितना ज्ञान है ना, जो कि आज लोगों को हुआ है, वो 1000 साल पहले ही हमारे जो वेद वगैरह इन सब में लिखा हुआ है। एंड इसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाके जो देखना दूसरे चैनल पे। एंड ये सब चीज़ें इसलिए हटाई गई ताकि हमारा जो एक प्राइड है उसको छीन लिया जाए, बताया जाए कि हम कुछ नहीं थे, हमको बाहर से इन्वर्टर आए, उन्होंने सब कुछ सिखाया है। सो दिस वाज द कुछ बातें हैं जो मैंने पर्टिकुलरली बताई है। एंड सोच और आजकल जो किसका गवर्नमेंट में कितना फ़ायदा हो सकता है, जो पब्लिक एंड कास्ट का क्या बेसिस है, इसके बेसिस में यहाँ पे जो हिस्ट्री है उसको डिस्टॉर्ट करना चालू करते हैं। एंड इसलिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एंड गैस लाइटिंग ऐसा चीज़ है जो कि 500-600 सालों के अगर लोग यूज़ कर रहे हैं ना, तो जो रियल जो तथ्य हैं वो आपको बेकार लगेंगे एंड रियलिटी आपकी टोटली चेंज जाएगी। एंड हिस्ट्री भी उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे दोबारा रिराइट की जाती है, क्योंकि एडिशन निकालने में बहुत आसान होता है, एडिशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बट किसी ने हिस्ट्री अपना बिल्डअप किया है उसको आप कम हाँकते हो, एंड जो कुछ देश के लिए करता है उसको एक रेजिस्टेंट फोर्स के तौर पे प्रेजेंट करते हो। एंड अपनी जो आवाम है एंड अपने जो देश है उनको हित छोड़ के आप पर्टिकुलरली खुद के फ़ायदे के लिए सब चीज़ नरेशन रन करते हो। एजुकेशन और प्रोपेगेंडा के बीच में वो फ़र्क होना चाहिए। एजुकेशन क्या होता है, प्रोपेगेंडा क्या होता है, क्या एक्टिव लर्निंग होती है, क्या पैसिव लर्निंग होती है, किस में नरेशन को रन किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हमारी इनिशिएटिव है। दिस इज़ योर डॉक्टर शुभम एंड वी विल बैक विद अनदर वीडियो जहाँ पे हम कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।